संविदा कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हमने कॉन्ट्रैक्ट मजबूरी का है, मतलब मजबूरी में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम उनकी भर्ती कर ले रहे हैं और वो बेचारे भर्ती। अब आप कहेंगे कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 5,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 6,000 पे काम करेंगे। कोई नहीं बोलता। पूरे जहां सरकार कहती है एक एक विभाग में, आप सचिवालय के एक एक विभाग में चले जाएं तो उसी सीट पर, अगल बगल की सीट पर, इस बात को मैं हमेशा इसलिए इंगित करता हूं कि एक सीट किस मुंह से इस बात को बताते हैं और आंदोलन इसलिए नहीं कर सकते वो कि संविदा पे आप निकाल के बाहर कर देंगे। आप कैसे बेचारे घुट घुट के मर रहे हैं। आत्महत्या का आंकड़ा देखा जाए, सबसे ज्यादा संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं और वो बोल नहीं सकते। अगर यहाँ पर आके लखनऊ में अगर वो आके धरना प्रदर्शन कर देंगे तो सरकार एक लाइन में उनको बाहर कर देगी, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। उनकी आज तक सेवा नियमावली नहीं है मांगा। कैसे आप बिना सेवा नियमावली के, आज के समय में ये कौन सा क्या अंग्रेजी राज चल रहा है कि उस समय कोई नियमावली नहीं थी, हमने पकड़ के उनको कर लिया और मजबूरी में हम चाहे कुछ उनसे काम कराएं और चाहे कुछ वेतन दे। आपने आज तक सेवा नियमावली भी नहीं बनाई। सरकार को सबसे पहले इस बात को, बजट में नहीं था, वो महामहिम जी का भाषण था उसमें भी नहीं था, बजट में भी नहीं था, संविदा कर्मियों की आपने कहीं कोई बात ही नहीं रखी कि हम इनको कितना वेतन देंगे। इसमें निश्चित होना चाहिए कि आप कितना अंतर कर सकते हैं। इसका भी अब आप कहेंगे कि कोई कोर्ट चला गया, कोई कोर्ट जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या संविधान बनते समय ये बात सोची गई होगी कि सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है और उसके ठीक साथ साथ में सरकारों के लिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था इसलिए की गई कि सरकारें ये समझें कि हमें जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जनता के प्रति समर्पित होकर क्या काम करना है। तो आपने क्या किया कि कोई अदालत में जाएगा तो आप एक लाइन में कह देंगे ये तो अदालत में चलेगा। और ये मसला मानकर एक एक विभाग का कोई ऐसा, हमने प्रश्न लगाए कि इस विभाग में कितने आपने संविदा से किए, कितने इस बात, तो कोई ऐसा विभाग नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का जिस विभाग में संविदा के आधार पर आपने भर्ती ना की हो। जब सभी विभागों में आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है तो ये फिर मसला पूरी सरकार को हो गया। नहीं तो आप एक माननीय मंत्री जी खड़े होकर कह देंगे कि हमारे यहाँ इतना है, हमारे यहाँ इतना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नेता सदन है, तो इस बात के लिए कि सभी विभागों में जो आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है, तो एक तो आप पहली बात है सेवा नियमावली बनाए। मैं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात इसलिए नहीं करूंगा कि बात फिर हल्की हो जाएगी, आप उनको छोड़ देंगे। कल हमने शिक्षा मित्रों की बात रखी तो उसको हल्के में हो गई। आप एक पर्टिकुलर, आपने मानवर कृपा की थी कि आप दो बात कह दो तो सरकार का आज एक आदेश आया कि 7 साल हम कर रहे हैं। आप 62 जब वहीं पर दो अगल बगल में बैठे हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक है, तो आप क्यों एक को 62 कर रहे, एक को 7 कर रहे? आपने जब यही था 7 किया था तो आप 62 कर देते। तो इसलिए मानवर हम इसमें स्पष्ट रूप से कहेंगे और दो बात हमारी, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण की बात बार बार आती है कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको संविधान बनने के समय और संविधान बनने के पहले से भी आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी, लेकिन अब आरक्षण की बात कहां कि जब ईडब्ल्यूएस को भी आपने शामिल कर दिया। अब तो कोई बात नहीं कि 10% आपने किया है और वैसे अभी जाति जनगणना की बात आ रही बार बार, तो हमारे ख्याल से 15% तो पहले से ही माना जा रहा है। लेकिन जब जाति की जनगणना हो जाएगी, और जाति की जनगणना क्या, वो तो पूरे देश स्तर का मामला है, पूरे देश में एक एक प्रदेश में जाति की जनगणना हो जाए तो ये मसला शायद सरकार ने भी कहा कि हमारे स्तर का नहीं है, तो देश की सरकार का है। तो जो देश की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसमें अपनी स्पष्ट राय रखी है। मनवर बस हम मनवर बस नहीं जाएंगे, मनवर नहीं जाएंगे, आधा तो मानवर इधर, मानवर हमने तो कहा बोला, इतनी बात तो आ जाए मानवर, जो आज बड़ी बड़ी बात हो रही ना कि एक दूसरे पर भी आरोप लगा दे। समस्या इसलिए बात आ जाए, नहीं तो कह रहे थे आप जाति जनगणना चाहते हैं, आप जाति जनगणना चाहते हैं, मतलब आप क्या लड्डू खाना चाहते हैं? कौन मना कर रहा है? हाँ हम चाहते हैं। जब आपके हाथ में लड्डू था तो आपने नहीं खिलाया, तो आपने भी कह दिया, हमने भी कह दिया। लेकिन जाति की जनगणना होना जरूरी है। जो केंद्र सरकार का है तो पूरे प्रदेश के, हर प्रदेश के में जाति की जनगणना हो जाए। हम इस बात को इसलिए नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की मांग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भी हर समय, जब से संविदा की भर्ती शुरू हुई थी तब से हमने ये मांग भी रखी थी कि संविदा में भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब आप संविदा में भर्ती करते हैं तो क्यों ये आरोप लगता है कि आप चोर, आप चोर, मानवर इतनी मानवर आप नहीं करेंगे हमारे साथ शक्ति। संविदा में भी आरक्षण के आधार पर तो
तो आप संविदा में जो भर्ती करते हैं जिस विभाग में, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो, जिससे ये आरोप लगना कि आपने किस वर्ग किस उसके रखे हैं, तो इससे जब आप PWS को करेंगे तो आप उनकी भी आप भर्ती होगी। और जिसको आपने एक बार संविदा पर भर्ती कर लिया, इस नियमावली में यह व्यवस्था होनी चाहिए, पहले सेवा नियमावली बनाए तो उस नियमावली में यह व्यवस्था हो कि आप संविदा में भर्ती किए गए व्यक्ति को अकारण आप निकाल नहीं सकते। जब सरकारी भर्ती होगी उस विभाग की, तो सबसे पहले आप जितने लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, पहले उनको आप सरकारी तौर पर भर्ती करेंगे, उसके बाद आप तो सीधे भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए मानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के ये मसला मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान के बेटे भी आते हैं, मजदूर के बेटे भी आते हैं, व्यापारी के बेटे भी आते हैं, सर्व समाज के बेटे आते हैं। ये लाखों युवाओं का मसला है। तो ये संविदा के आधार पर जितने भी कर्मचारी जितने विभागों में है, हमारी स्पष्ट रूप से सिर्फ दो मांग है। एक तो संविदा के सेवा नियमावली बन जाए और जो भी कर्मचारी उनका वेतन कम से कम, उसमें जो भी कर्मचारी वो सरकारी तौर पर जो काम करते हैं उनके बराबर उनका वेतनमान किया जाए। मानवर यही मैं मांग रखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। नियम 105 के अंतर्गत जो सूचना दी है उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि संविदा भर्ती की कोई नीति नहीं है। संविदा पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 से पूर्व से लगे हुए व्यक्तियों के विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई। मानवत, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की चिंता या कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा दे रहा है तो उसकी चिंता सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार करती है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है वो जैम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था प्रभावी है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग कर्मी के हितों के संबंध में शासनादेश दिनांक 18/12/19 और 10/12/21 एवं दिनांक 18/4/22 को निम्नवत व्यवस्था की गई है। इसको माननीय सदस्य जान लें। कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। समस्त विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक दशा में समय से सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती न की जाए तथा आबद्ध कार्मिकों का उत्पीड़न न हो। इस प्रकार आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह EPF और ESI के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब होता है, कोई भी अवैधानिक कटौती की जाती है या EPF ESI की कटौती का कोई अनियमित दुर्विनियोग होता है, तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO तथा सेवा प्रदाता संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा सेवा प्रदाता के रूप में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मानवर, सेवा योजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल sevayojan.upg.nic.in पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएंगे। इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन के अवसर